Now today we are going to study about switching. स्विचिंग के बारे में स्टडी करेंगे। स्विचिंग क्या होती है, ये इसका स्विचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज समझते हैं। स्विच और स्विचिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले देख लेते हैं स्विच के बारे में, अपन ने स्टडी किया था, और स्विच्ड नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, और टाइप्स ऑफ स्विचिंग के बारे में स्टडी करेंगे। स्विचिंग नेटवर्क में क्या होता है कि कुछ स्विचेस जो है वो सीरीज में लगे हुए होते हैं, और उनके थ्रू काफी सारे कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क में लगे हुए होते हैं। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? स्विचिंग नेटवर्क कहलाता है। स्विचेस क्या होते हैं? स्विचेस एक डिवाइसेस होते हैं। वो क्या करते हैं? जो उससे जुड़े दो या अधिक डिवाइसेस के मध्य टेम्पररी कनेक्शन बनाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए कनेक्शन बना देता है जिससे कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। ये काम होता है स्विच का। स्विचेस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? राउटिंग के लिए करते हैं, रूट के लिए। स्विच्ड नेटवर्क क्या होता है? स्विच्ड नेटवर्क में कई इंटरलिंक्ड नोड्स जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आपस में सीरीज में लगी हुई होती है। किस तरीके से लगी हुई होती है? सीरीज में लगी हुई होती है, और इन नोड्स को स्विच कहते हैं। जैसा कि अभी अपन ने पहले वाले डायग्राम के अंदर देखा था, वो सीरीज के अंदर लगे हुए थे सारे स्विचेस जो है। देखो स्विच 1 2 3 4 5 आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, है ना? सीरीज में लगे हुए हैं, और अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो वो क्या कहलाएगा? ऐसा जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा? स्विच्ड नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है। अब देखते हैं स्विचिंग कितने प्रकार की होती है। स्विच्ड नेटवर्क को हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, सर्किट स्विच्ड नेटवर्क, सेकंड, पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, और थर्ड, मैसेज स्विच्ड नेटवर्क। पैकेट स्विच्ड नेटवर्क को भी वापस दो भागों में बांट सकते हैं अपन, डेटाग्राम नेटवर्क और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। अब अपन इन सारे जो स्विच्ड नेटवर्क्स हैं उनको एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला लेते हैं सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग के अंदर रिसोर्सेज को सेटअप फेज में रिजर्व कर लिया जाता है। क्या कर लेते हैं? रिजर्व कर लेते हैं। पहले से ही रिसोर्सेज को फिक्स कर दिया। क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। आपने रिजर्व कर लिया उनको, रिसोर्सेज को पहले से रिजर्वेशन कर लिया कि हाँ ये रिसोर्सेज मेरे कम्युनिकेशन के लिए मेरे को रिजर्वेशन कर दो, ताकि मैं यहाँ से यहाँ तक मेरे को जो भी कम्युनिकेशन करना है वो कर सकूं। जैसे मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है या यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो यहाँ का मैं रिजर्वेशन टिकट बना लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास टिकट आ गया, अब वो कंफर्म हो गया कि वो सीट मेरी है। अब मैं उस सीट से होता हुआ मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। समझ में आ गई बात? ये प्रोसेस होता है सर्किट स्विचिंग में, और ये रिसोर्सेज पूरे ड्यूरेशन में डेटा ट्रांसफर के टीयर डाउन फेज आने तक समर्पित रहते हैं। टीयर डाउन फेज का मतलब जब तक कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता, मतलब आपका कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट हो तब तक की जिम्मेदारी इसकी रहेगी। मतलब यहां से वहां तक जाने के लिए आपके पास आपके लिए ही समर्पित है। समझ में आ गई ना बात? सर्किट स्विच्ड नेटवर्क में स्विचेस का सेट फिजिकल लिंक के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहता है। फिजिकल लिंक से मतलब है हमारा किसी कम्युनिकेशन मीडिया होगा आपके, जैसे वायर है या कोई नेटवर्क है, जिससे कि एक सर्किट टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सर्किट बन जाएगा, और उस सर्किट के थ्रू आपस में उनका कनेक्शन होगा। इसमें प्रत्येक लिंक n चैनल्स में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से डिवाइड होता है। FDM या TDM टेक्नोलॉजी से इनका डिवीजन होता है। और ये क्या होती है FDM और TDM, वो अपन आगे चल के स्टडी करेंगे। आगे आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में ये वाली चीज आएगी। और इसमें मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो स्विच के अंदर ही होती है। कहाँ होती है मल्टीप्लेक्सिंग? कहाँ होती है? स्विच के अंदर ही होती है। इसको आप डायग्राम में यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे ABC 3 कंप्यूटर हैं, और इस वाले साइड में DEFG कंप्यूटर्स हैं। आपस में जैसे कम्युनिकेशन करना है आपको, जैसे A से D में डेटा भेजना है, तो यहाँ पे देखो A से डेटा भेजा फर्स्ट के पास। इसने पहले तो क्या कर लिया? सारे रिसोर्सेज अलोकेट कर दिए। रिसोर्स अलोकेट कर दिया तो देखो एक सर्किट बन जाएगा। सर्किट बन गया।
सर्किट बन जाएगा तो मेरा पूरा का पूरा रास्ता मैंने रिजर्व कर लिया कि ये रास्ता मेरे लिए, अब जिस वक्त मैं जाऊंगा उस वक्त कोई नहीं जाएगा, जिस वक्त मैं जाऊंगा उस वक्त इन रास्तों का इस्तेमाल, इन चीजों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। ठीक है, ये मेरा रास्ता हो गया। अब मेरा ये वाला रास्ता इस रास्ते से होता हुआ मेरा डेटा चला जाएगा। समझ में आ गई बात? रिसोर्सेज को क्या कर लिया आपने? रिजर्व कर लिया। रिसोर्स जो संसाधन है उनको आपने क्या कर लिया? उनका आरक्षण कर लिया, रिजर्वेशन कर लिया। इसको डायग्राम में बनाने के लिए स्विच को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो सिंबल है वो स्विच का सिंबल है। अब इसमें कई सारे कंप्यूटर्स, इधर से कम्युनिकेशन हो रहा हो सकता है, इधर से भी डेटा आ रहा हो सकता है ना। और मल्टीप्लेक्सिंग में कई सारे डेटा एक साथ उसमें आते हैं और उनसे एक सिंगल चैनल बनाया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? मल्टीपल चैनल से एक चैनल बनाया जाता है और डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तब सिंगल चैनल से वापस मल्टीपल चैनल्स में कन्वर्ट हो जाता है और आपके पास जिसके पास भी डेटा पहुंचना होता है वो वहां पे डेटा पहुंच जाता है। ए से मेरे को यहां से डेटा को पास करना है एम के पास, तो अब मैं किस तरीके से ए से एम के पास डेटा पहुंचाऊं? अभी ये पूरा स्विचिंग सर्किट है एक, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 1, 2, 3 और 4 स्विचेस लगे हुए हैं। और अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे केवल ए और एम नाम का कंप्यूटर दिखा रखा है। यहाँ पे और भी ये जो नोड्स, जो सिरे दिखाई दे रहे हैं, एंड्स दिखाई दे रहे हैं, वहां पे और भी कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हो सकते हैं। वहां पे और भी कई सारे कंप्यूटर जुड़े हो सकते हैं। अभी अपन फिलहाल ए और एम के बारे में देखते हैं। अब देखो, इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो सर्किट स्विचिंग कौन से लेयर पे होती है? क्योंकि डायरेक्ट सर्किट बनता है इसके अंदर, तो फिजिकल लेयर पे इनकी सर्किट स्विचिंग होगी। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में कम्युनिकेशन में 3 फेज होते हैं। 3 फेज क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है कनेक्शन फेज, मतलब कनेक्शन को सेटअप करना, जिसमें कनेक्शन बनाओगे आप। दूसरा फेज होता है डेटा ट्रांसफर का, जिसमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और तीसरा फेज होता है कनेक्शन टीयर डाउन फेज, मतलब डिस्कनेक्ट करने का फेज। तो ऐसे 3 फेज के अंदर आपका कम्युनिकेशन होता है। किसके अंदर? सर्किट स्विचिंग में। सर्किट स्विचिंग में कितने फेज में डेटा कम्युनिकेशन होता है? 3 फेजेस में, कनेक्शन सेटअप, डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन टीयर डाउन। अब ये देखते हैं किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। अब ए से एम के पास सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि मैं कनेक्ट होना चाहता हूं। देखो, ए और एम के बीच में 2 स्विच भी और लगे हुए हैं। रास्ते में 2 स्विच आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड आ रहा, वो 2 स्विच आ रहे थे ना, पहले वाले डायग्राम में देखा था अपन ने। तो दोनों स्विच से होता हुआ एम के पास पहुंच रहा था। तो यहां से ए से इस वाले स्विच के पास जाएगा, फिर इस वाले स्विच के पास जाएगा, फिर एम के पास डेटा पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सेटअप रिक्वेस्ट भेजेगा। सेटअप रिक्वेस्ट पहुंच गई। सेटअप रिक्वेस्ट पहुंचने के बाद में ये एम भेजेगा उसके पास एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकृति। एम ने स्वीकृति भेज दी ए के पास। अब एम ने स्वीकृति भेज दी तो अब ए से एम के पास डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। डेटा ट्रांसफर हो गया, पर पूरा का पूरा डेटा एक साथ ट्रांसफर होता है। पूरा डेटा एक साथ ट्रांसफर होता है। नोटिस किया आपने अभी डायग्राम, अभी इस फिगर में। और फिर उसके बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन टीयर डाउन फेज हो गया। बात समझ में आई? सबसे पहले हुआ कनेक्शन सेटअप, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, डेटा ट्रांसफर एंड देन टीयर डाउन। 3 फेज हो गए। कनेक्शन सेटअप और एक्नॉलेजमेंट कनेक्ट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और डिस्कनेक्ट, वापस डिस्कनेक्ट करने के लिए आपका डेटा। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है? प्रोपोगेशन डिले का मतलब है जब ए से एम के पास कोई डेटा पहुंच रहा है तो उसमें यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा। जो पहुंचने में टाइम कितना लगा, डेटा पहुंच रहा है उसका टाइम नहीं पूछ रहा हूं, पहली बिट पहुंचने में कितना टाइम लगा। इसमें काफी सारी डेटा आ रहे हैं, पहली वाली बिट पहुंचने में कितना टाइम लगा। समझ में आई बात? वो क्या है? प्रोपोगेशन डिले। देखो, यहां से यहां तक क्या कहलाएगा? प्रोपोगेशन डिले ऑफ कनेक्शन सेटअप। कनेक्शन सेटअप का
प्रोपोगेशन डिले, ये वाला पार्ट हो गया, है ना। फिर उसके बाद में ये है सिग्नल ट्रांसफर टाइम फॉर सेटअप रिक्वेस्ट। इतना सा टाइम लगा सिग्नल को ट्रांसफर करने में कि सेटअप करना, है ना। फिर उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट ट्रांसफर करने का जो सिग्नल का जो टाइम है वो यहां पे दिया हुआ है, ये तो सिग्नल ट्रांसफर टाइम है। अब इसको वहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो प्रोपोगेशन टाइम, प्रोपोगेशन डिले हो गया, एक्नॉलेजमेंट का प्रोपोगेशन डिले हो गया। फिर उसके बाद में डेटा ट्रांसफर में अभी पूरा का पूरा डेटा जाना शुरू होगा, ये यहां से यहां तक पहुंचा, उसमें सबसे पहला वाला 0 पहुंचा, वहां तक का जो टाइम है वो आपका क्या हो गया, प्रोपोगेशन डिले टाइम हो गया डेटा ट्रांसफर का। डेटा ट्रांसफर करने में प्रोपोगेशन डिले हुआ, और फिर आपका ये हो गया डेटा ट्रांसफर टाइम, यहां से लेके यहां तक आपका डेटा पहुंच रहा है, ये आपका डेटा पहुंचने का टाइम। डेटा को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगा, इतना सा टाइम लगा। और फिर उसके बाद में कनेक्शन टीयर डाउन होता है, तो सिग्नल को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो उसका प्रोपोगेशन डिले टाइम, और डिस्कनेक्ट होने में कितना टाइम लगा, वो सिग्नल ट्रांसफर टाइम ऑफ डिस्कनेक्ट। समझ में आ गई बात या नहीं आई? एक बार वापस आपको मैं इसका दिखा देता हूं। सेटअप रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। अब आप ध्यान से देखना, पहली बिट पहुंचने में टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद दूसरी आ रही है, फिर तीसरी आ रही है, चौथी आ रही है ना। तो पहला वाला आया, उसको वहां से वहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा ना, वो टाइम आपका प्रोपोगेशन डिले। समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद में जो टाइम लग रहा है वो तो सीक्वेंस में आ रहे हैं, फिर तो क्रम से आ ही रहे हैं, वो उसका डेटा ट्रांसफर टाइम। समझ में आ गई बात? फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब अपन एक एक तीनों फेजेस के बारे में देखते हैं। सर्किट स्विचिंग के कनेक्शन सेटअप। कनेक्शन सेटअप के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, सर्किट स्विचिंग में रिसोर्सेज को सेटअप फेज में रिजर्व कर लिया जाता है। रिजर्वेशन का काम किस में होगा, कनेक्शन सेटअप के अंदर। एक बार कनेक्शन सेटअप हो गया, उसने हाँ भर दी, मतलब ये है कि रिसोर्सेज आपने रिजर्वेशन कर लिया, आपका रिजर्वेशन हो गया, संसाधनों को आपने रिजर्व कर लिया है, ठीक है। आपकी सीट पे अब कोई नहीं बैठेगा। ये रिसोर्सेज पूरे ड्यूरेशन में डेटा ट्रांसफर में टीयर डाउन फेज आने तक समर्पित रहेंगे, उसी के पास रहेंगे, कोई और काम में नहीं लेगा। समझ में आ गई बात? फिर रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज से मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा रिसोर्सेज से मतलब है चैनल, डिफरेंट चैनल्स जो आप काम में ले रहे हो, स्विच के बफर्स हैं, मेमोरी, उसकी मेमोरी काम में ले रहे हो, स्विच का प्रोसेसिंग टाइम काम में ले रहे हो, स्विच के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो है वो काम में ले रहे हो। ये सब आपके क्या है, संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, जिनका आप रिजर्वेशन कर रहे हो। समझ में आ गई बात? अब इसका प्रोसेस क्या है, देखो कनेक्शन सेटअप में सबसे पहले क्या हुआ, कनेक्शन सेटअप रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, ए ने सेटअप रिक्वेस्ट भेजी, फिर 1 के फर्स्ट स्विच के पास, देखो इस डायग्राम के अंदर ए ये है फर्स्ट स्विच, फोर्थ स्विच, थर्ड स्विच और एम आपकी नोड, ठीक है। ए से एम के पास डेटा भेजना है, तो सबसे पहले रिजर्वेशन होगा, सेटअप रिक्वेस्ट, इसने इसके पास रिक्वेस्ट भेजी, इसने इसके पास, फोर्थ ने थर्ड के पास, थर्ड ने एम के पास सेटअप रिक्वेस्ट भेजी। फिर ये करेगा एक्नॉलेजमेंट, एम भेजेगा एक्नॉलेजमेंट थर्ड के पास, थर्ड भेजेगा फोर्थ के पास, फोर्थ भेजेगा फर्स्ट के पास, और फर्स्ट भेजेगा ए के पास एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट। और जैसे ही ये हो जाएगा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, आपका कनेक्शन हो गया। जब कनेक्शन हो जाएगा फिर आपका आगे का काम होता है। कनेक्शन सेटअप के अंदर क्या हुआ, अब ए फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और एम, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड स्विच और ए और एम नोड इस कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड हो गई है, समर्पित हो गई है। अब इस कम्युनिकेशन को ये चारों पांचों मिलके कंप्लीट करेगी। समझ में आ गई बात? ये पांचों क्या हो गई, डेडिकेटेड हो गई। अब सेकंड फेज आता है डेटा ट्रांसफर का। डेटा ट्रांसफर में अब डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा ए से एम के बीच में, पूरा चैनल बन गया, आपका सर्किट बन गया। फिर डेटा ट्रांसफर होगा पूरा का पूरा एक साथ, एक ही रास्ते से जाएगा, अलग अलग रास्ते से नहीं जाएगा। इसके अंदर
डेटा एक ही रास्ते से जाता है, एक साथ जाता है ना। फिर आता है थर्ड टीयर डाउन फेज, मतलब कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने वाला फेज। इसमें ए और एम के बीच में जो कनेक्शन बनाया था आपने, रिसोर्सेज को आपने जो रिजर्व किया था उनको रिलीज कर दोगे, उनको फ्री कर दोगे, ताकि वो किसी और को कम्युनिकेशन करना है तो वो कर सके। समझ में आ गई बात? ये वाली चीज समझ में आ गई। और इसका सिग्नल दे दिया, फिर उसके बाद में आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं इफिशियंसी की। सर्किट स्विचिंग की इफिशियंसी जो है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि आपने क्या किया, रिसोर्सेज को रिजर्व कर लिया। अब रिजर्व कर लिया तो और कोई अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है उन रिसोर्सेज के थ्रू तो वो नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या बताओ? जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई दूसरा उसके बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो ये इसकी कमी है। तो इससे क्या होगा कि इफिशियंसी कम होगी भाई। उसमें से कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि दूसरे को भी भेजा जा सकता हो, लेकिन आप नहीं भेज पा रहे हो, है ना। तो क्या होगा, इफिशियंसी कम होगी। इसकी इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी। इसका एग्जांपल है टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइन में 1 to 1 स्विचिंग होती है। उनके वायर्स जो बिछाए जाते हैं वो 1 to 1 मैपिंग होती है, मतलब एक व्यक्ति के लिए एक ही वायर कनेक्शन बनाया जाता है। समझ में आई बात? एक ही लाइन बनती है। पैकेट स्विच्ड नेटवर्क नेक्स्ट नेटवर्क है आपका। पहला तो है सर्किट स्विच नेटवर्क, सेकंड पैकेट स्विच नेटवर्क और थर्ड था मैसेज स्विच नेटवर्क। अब अपन सेकंड वाला लेते हैं, पैकेट स्विच नेटवर्क। पैकेट स्विच नेटवर्क में अपन ने देखा था कि दो पार्ट होते हैं, डेटाग्राम नेटवर्क और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। इसमें से सबसे पहला पार्ट है डेटाग्राम नेटवर्क, उसके बारे में देखते हैं अपन। उससे पहले अपन एक चीज देख लेते हैं, पैकेट स्विच नेटवर्क होता क्या है। पैकेट स्विच नेटवर्क में मैसेज को फिक्स्ड साइज के पैकेट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक फिक्स साइज बना दी, इस साइज का पैकेट के फॉर्म में डेटा भेजा जाएगा। पूरे मैसेज को पैकेट में डिवाइड कर दिया और पैकेट के फॉर्म में आपका डेटा भेजा जाएगा। सारा डेटा एक साथ नहीं भेजा जाएगा, जैसा कि सर्किट स्विचिंग में हो रहा था कि सारा डेटा एक साथ ही भेज दिया, है ना। इसमें सारा डेटा एक साथ नहीं भेजा जाएगा, पैकेट के रूप में डिवाइड कर दिया फिक्स साइज के, साइज फिक्स है और फिर भेजा जाएगा। इसमें पैकेट्स के लिए पहले से ही रिसोर्सेज का अलोकेशन नहीं होता है। आप रिजर्वेशन नहीं करोगे इसमें रिसोर्सेज को अलोकेट करके। इसमें रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपका रिजर्वेशन होगा। समझ में आई बात? जो पहले आएगा उसको वो मिल जाएगा, वो काम करेगा, फिर वो फ्री कर देगा तो दूसरा वाला। समझ में आ गई बात? डेटाग्राम नेटवर्क लेते हैं, पैकेट स्विच नेटवर्क का पहला वाला पार्ट। डेटाग्राम नेटवर्क में पैकेट अन्य सभी पैकेट्स से स्वतंत्र होता है। हर पैकेट अपनी मर्जी से जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से समझ लो कि जैसे आपको बॉम्बे जाना है तो आप क्या करते हो कि सबको कह दिया कि एक काम करना कि बॉम्बे पहुंच जाना। आप सबको मैंने बोल दिया कि आपको बॉम्बे पहुंचना है। अब सबने क्या किया, मिस्टर एक्स ने यहाँ से उदयपुर का टिकट कटाया, उदयपुर में रुका थोड़ी देर, फिर उदयपुर से उसने बड़ौदा का कटा दिया, बड़ौदा से बॉम्बे का कटवा दिया। दूसरे व्यक्ति ने यहाँ से अहमदाबाद का कटवा दिया, अहमदाबाद से होता हुआ वो पहुंच गया वहां पे, बॉम्बे पहुंच गया। तीसरे ने अपना कोई रूट चूज कर लिया। सब जनों को ये पता है कि पहुंचना कहाँ है, बॉम्बे पहुंचना है, लेकिन उसका रास्ता हो सकता है उनका अलग अलग हो। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजे जाते हैं और सभी पैकेट फ्री हैं। सभी पैकेट्स क्या है, फ्री है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। और यदि किसी ट्रांसमिशन में कई पैकेट्स हैं तो उनको क्या किया जाता है, प्रत्येक पैकेट को अकेला मानते हुए भेजा जाएगा। हर एक पैकेट को अलग पैकेट मानते हुए भेजेंगे। जैसा कि अभी मैंने समझाया था आपको, भेजना है मेरे को यहां से वहां, सबको एक साथ नहीं भेजा, सबको क्या भेजा, अलग अलग। डेटाग्राम नेटवर्क में प्रत्येक पैकेट अन्य सभी पैकेट से स्वतंत्र होते हैं और ये प्रत्येक पैकेट को अकेला मानते हुए भेजते हैं। और इन पैकेट्स को ही क्या कहते हैं, डेटाग्राम। क्या बोलते हैं, डेटाग्राम। ये जो पैकेट है ना, ये जो ग्रुप भेज रहे हो ना,
अलग अलग, वो आपके डेटाग्राम कहलाते हैं। इसमें डेटाग्राम स्विचिंग कौन सी लेयर पे होगी? नेटवर्क लेयर पे। क्यों होगी? पैकेट्स के रूप में भेजते हैं डेटा। डेटा किस रूप में भेजते हैं? पैकेट के रूप में भेजते हैं, तो नेटवर्क लेयर आएगी, आएगी नहीं आएगी? डेटाग्राम नेटवर्क कनेक्शन लेस नेटवर्क होते हैं। इसमें पहले कनेक्शन लेस का मतलब ये है कि पहले से रिजर्वेशन नहीं करवाना पड़ रहा है पूरा का पूरा कनेक्शन, है ना? सब फ्री है, सब अलग अलग रास्ते से टिकट मिल, पहले से रिजर्वेशन नहीं कराया तो आप क्या करोगे? यहां से उदयपुर का टिकट अलग लिया, फिर उदयपुर से आगे का टिकट अलग लिया, ऐसे ही करोगे ना? तो टिकट्स आपके क्या होंगे? अलग अलग होंगे ना? तो अर्थात इसमें कोई सेटअप या टीयर डाउन फेज नहीं होता है। पहले से रिजर्वेशन करना ही नहीं है तो सेटअप रास्ता तो ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें एक ही मैसेज के पैकेट्स अलग अलग रास्ते से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, अपने गंतव्य स्थल पे पहुंच सकते हैं। अब इसको इस तरीके से समझ लो, देखो डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये अलग अलग क्रम में पहुंचने में का क्रम भी अलग अलग हो सकता है। हो सकता है जो पहले जा रहा हो सकता है जो पहले जा रहा हो वो बाद में पहुंचे, जो बाद में जा रहा हो वो पहले पहुंचे। पीछे 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 खड़े हो जाओ। किसने कहा? चलो कीप साइलेंट, अब चालू करो। अब देखो इसमें ये पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट और चौथा पैकेट सब अपने अपने हिसाब से उस रास्ते से कहां पहुंच गए? अपने गंतव्य स्थल पे पहुंच गए। अब सबका रास्ता अलग अलग था, सबका रास्ता अलग अलग था। इसको एक बार वापस देखो आप, देखो 1 वाला रास्ते से जा रहा है, 3 वाला पैकेट अलग रास्ते से गया, 4 वाला अलग गया। ये सब पर ये सारा काम नेटवर्क लेयर पे हो रहा है ना? ये सारा काम कौन सी लेयर पे हो रहा है? नेटवर्क लेयर पे। अब इनको वापस सही तरीके से सही क्रम में जमाना होगा तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होगा। सही तरीके से पैकेट, सारे पैकेट को मिला के एक पूरा मैसेज बनाने का काम तो किसका होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। पर अपने को यहाँ पे केवल नेटवर्क लेयर के बारे में ही देखना है कि यहां से यहां तक अलग अलग क्रम में पहुंचेंगे सर्किट स्विच। इसमें डेटाग्राम नेटवर्क में सारे अलग अलग रास्ते से होके जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? डेटाग्राम नेटवर्क में राउटिंग टेबल का यूज किया जाता है। किसका यूज करता है? वो अपनी खुद का एक रूट डिसाइड करता नहीं है, तो रूट डिसाइड करने के लिए एक राउटिंग टेबल यूज करेगा और उसके अंदर वो चीज आपका जो डेस्टिनेशन, मतलब इस साइड में वो कंप्यूटर है या नहीं है, इस बात की जानकारी उसकी आईपी एड्रेस स्टोर करता रहता है, उसका डिटेल स्टोर करता रहेगा, पोर्ट नंबर नोट करता रहेगा कि हाँ यहाँ आगे है या नहीं है डेटा, और उसको डायनेमिकली अपडेट करता रहेगा। उधर से पैकेट आया तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये इस रास्ते में वो वाली चीज है, तो मैं अगली बार जब भी कोई इधर से आएगा तो मैं बता दूंगा भाई ये रास्ता इधर है। तो वो डायनेमिकली रन टाइम में अपडेट होता रहता है। इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ में उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट पोर्ट नंबर लिखा हुआ होता है कि इस रास्ते, इस वाले पोर्ट में ये वाला जाएगा, इस वाले पोर्ट में ये वाला जाएगा। और पोर्ट जो है वो इस तरीके से लिखे जाएंगे राउटिंग टेबल में। देखो एक डेस्टिनेशन एड्रेस है और इधर आउटपुट पोर्ट है कि इस डेस्टिनेशन एड्रेस पे जाना है तो आपको पोर्ट नंबर 1 में जाना है भाई, इस एड्रेस पे जाना है तो कौन सा वाले पोर्ट पे जाना है? 1 नंबर वाले पोर्ट पे जाएगा डेटा। जैसे कहते हैं ना कि उदयपुर जाने वाली गाड़ियां प्लेटफॉर्म नंबर इतने पे लगेगी, समझ में आई बात? तो वो एक तरह से पोर्ट हो गया ना आपका कि जोधपुर जाने वाली इस वाले प्लेटफॉर्म पे लगेगी, अजमेर जाने वाली इस वाले प्लेटफॉर्म पे लगेगी। तो सबका प्लेटफॉर्म नंबर अलग अलग है, तो वो टेबल बना के रखेगा कि ये वाली गाड़ी इस वाले रास्ते पे जाएगी, ये वाली गाड़ी इस वाले रास्ते पे जाएगी। इस टेबल पे देख के वो उनको उन रास्तों पे भेज दिया जाता है। समझ में आ गई बात? फिर इफिशियंसी की बात करें, दक्षता इसमें सर्किट नेटवर्क से बेटर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें रिसोर्सेज तभी एलोकेट होते हैं जब मेरे को पैकेट ट्रांसफर करना है।
जब मेरे को पैकेट ट्रांसफर करना है उसी वक्त रिसोर्सेज का अलोकेशन होता है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है। इसका डायग्राम आप देख लीजिए यहाँ पे। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर जो होता है ए से इस स्विच के पास डेटा पहुंचेगा, यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा, फिर दूसरे के पास, फिर नेक्स्ट के पास, और इस तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। अच्छा, यहां से आपने उदयपुर का टिकट कटाया तो हो सकता है उदयपुर में आपको अगली बस का इंतजार करना पड़े, वेट करना पड़ सकता है ना, रिजर्वेशन तो है नहीं अपना, तो आपको वेट करना पड़ सकता है, वो वेटिंग टाइम आएगा वहां पे। जैसा कि यहां पे भी आपने नोटिस किया होगा, देखो यहां पे थोड़ा रुका, यहां पे रुका, और ये पहुंच गया, पहुंचा ना। पहले वाले में क्या था, अपना रिजर्वेशन था, इस वाले के अंदर रिजर्वेशन नहीं है, इस वाले में रिजर्वेशन नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे पैकेट भाई उस वक्त हो सकता है कि वो लाइन बिजी हो, कोई और चल रहा हो, है ना। तो अब यहां पे अपन देखें तो ये तो है ट्रांसमिशन टाइम इसका, इतना तो डेटा को ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा। ये यहां से यहां तक का इसका प्रोपोगेशन टाइम होगा, है ना। फिर ये वेटिंग टाइम, ये वाला वेटिंग टाइम, फिर ये वापस प्रोपोगेशन टाइम, ये आपका ट्रांसफर टाइम, फिर वेटिंग टाइम, और फिर आपका ट्रांसफर टाइम। तो आपके ट्रांसफर टाइम तो देखो टी 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 3 हो गए, 3 बार 3 पार्ट हो रहे हैं ना इसके भाई। यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, और यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, ये तो आपका हुआ डेटा ट्रांसफर का टाइम। मतलब यहां से ये जो टो है इतना सा, ये जो 3 टाइम है, यहां से यहां तक वाला, यहां से यहां तक वाला, और यहां से यहां तक वाला, ये तो आपके क्या हो गया, डेटा के ट्रांसफर का टाइम हुआ। और तीनों प्रोपोगेशन डिले को जोड़ दूं अगर मैं, तीनों प्रोपोगेशन डिले जो कि टो दिया हुआ है, टो सिंबल से जो डिनोट किया हुआ है, वो आपका तीनों का प्रोपोगेशन टाइम हो गया। यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, और वहां से वहां तक। जैसे यहां से आप उदयपुर गए, उदयपुर से बड़ौदा गए, और बड़ौदा से बॉम्बे गए, तो यहां से बॉम्बे जाने में भी टाइम लगेगा, बॉम्बे से यहां से उदयपुर जाने में टाइम लगा, उदयपुर से बड़ौदा जाने में टाइम लगा, बड़ौदा से आपको वापस मुंबई पहुंचने में टाइम लगा। तो वो आपका क्या हो गया, प्रोपोगेशन डिले हो गया। तो वो तीनों भी जुड़ जाएंगे, तो 3 तो आपका ट्रांसफर टाइम हो गया, 3 प्रोपोगेशन डिले का हिसाब से 3 टो हो जाएगा। और वेटिंग टाइम 2 बार इंतजार करना पड़ा, एक बार यहां पे इंतजार करना पड़ा, और एक बार यहां पे इंतजार करना पड़ा। भाई आपको उदयपुर में भी इंतजार करना पड़ा अगले गाड़ी के लिए, और बड़ौदा में भी इंतजार करना पड़ा अगली गाड़ी के लिए। तो वो जो टाइम है वो आपका वेटिंग टाइम हो गया। तो टोटल कितनी देर लगी आपको, 3t प्लस 3 टो प्लस W1 प्लस W2, है ना। टोटल टाइम कितना लगा, 3t ट्रांसफर टाइम, 3 टो क्या है, प्रोपोगेशन डिले, और W1 प्लस W2 वेटिंग टाइम आपका हो गया। तो टोटल टाइम आपका कितना हो गया, टोटल डिले कितना हुआ, 3t प्लस 3 टो प्लस W1 प्लस W2, यही हुआ ना।